तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यान कांगो की आर्मी की एक शिप वहां पर आती है और अपने एक एल्डर को उस आइस स्टोन के अंदर से छुड़वाकर वहां से लेकर जा रही होती है, मगर वो एल्डर उन लोगों को बताता है कि यहाँ पे एक ऐसा बच्चा है कि जिसने मेरी सोर्ड चुराई है। ये कहने के बाद फिर वो लोग जैसे ही मोशन की तरफ जा रहे होते हैं तो फिर वहां पर उसका मास्टर वो भी आ पहुंचता है। उसे वहां पर देखकर वो सब लोग थोड़े से चौंक जाते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन। मगर फिर वहां पर ब्लाइंड मैन उन लोगों की बातें सुनने के बाद उन पर गुस्सा हो जाता है और अपनी स्टिक के जरिए एक बहुत ही बड़ी पानी की लहर क्रिएट करते हुए उनकी शिप को डुबाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ ग्रैंडपा युआनजी भी अपने बुचर के साथ एक जोरदार अटैक करते हुए उनकी शिप को पानी के अंदर डीप में गिराने ही वाला होता है, मगर वो जनरल अपनी 7 स्टार टेक्निक यूज करते हुए एक फायर फिनिक्स बर्ड के जरिए उस शिप को बाहर निकाल लेता है। और वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो लोग जैसे ही वहां से जाने लगते हैं तो फिर वहां पर वो फार्मिस्ट आ जाता है और वो भी आकर इन लोगों पर अपने हाथ साफ करता है, जिसकी वजह से जो लोग पहले से ही डरे हुए थे वो लोग अब कांपना शुरू हो गए थे। और जनरल को भी पता चल गया था कि यहाँ पर उनकी दाल गलने वाली नहीं है। और दूसरी तरफ ब्लैक टेंपल के अंदर से वो मॉन्स्टर भी आजाद हो गया था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो वैसे ही वहां पर कुछ लोग अपने सोल्जर्स को कहीं भेज रहे होते हैं और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक जायंट वॉरियर के पीछे एक सोल्जर खड़ा हुआ होता है और वो उसके लिए वहां पर एक इनविटेशन लेटर लेकर खड़ा था। वैसे ही एक लेटर एक और लड़की के पास भी आता है जो कि दिखने में थोड़ी सी खूबसूरत लग रही थी। इसी तरह फिर अलग अलग लोगों के पास उस तरह के लेटर आना शुरू हो जाते हैं और उन लोगों को एक जगह इनवाइट किया जाता है। ये सारे के सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं जो कि अब एक जगह शानलोंग सिटी में इकट्ठे होने वाले हैं। और फिर दूसरी तरफ हमें वही लेटर उस जनरल के हाथों में भी दिखाया जाता है, उसे भी इनवाइट किया गया था। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मोशन भागता हुआ अपने घर में पहुंचता है तो वो उन लोगों से कहता है कि बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। उस ब्लैक टेंपल में मौजूद वो डीमन जो कि सील था वो आजाद हो गया है। ये बात सुनकर किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, मगर वो लोग मोशन से कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इससे भी बड़ा मसला है। ग्रैनी उसे बताती है कि यान कांगो के लोग बहुत जल्द शानयांग सिटी में आने वाले हैं। और फिर ब्लाइंड ग्रैंडपा भी कहता है कि हमारे पूरे डाशू में शानलोंग सिटी ही ऐसा सिटी है कि जो यान कांगो की नजर में थोड़ा बहुत वैल्यूएबल है। यहाँ से हमेशा ऐसे बहुत सारे लोग आते जाते हैं जो कि दुनिया में दूर दूर तक ट्रेवल करते हैं। इस शहर की बहुत सारी खूबियां हैं जिसकी वजह से यान कांगो अब इस शहर में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहा है। एक मर्तबा अगर यान कांग ने ठान ली कि वो इस शहर को अपने कंट्रोल में लाना चाहता है तो वो लाखों सोल्जर्स को एक साथ ही भेज देगा और फिर वो सारे के सारे सोल्जर्स पूरे डाशू में तेजी के साथ फैलना शुरू हो जाएंगे। जिसके बाद फिर विलेज चीफ मोशन से कहता है कि तुम अपने ब्लाइंड ग्रैंडपा के साथ और ग्रैनी के साथ मिलकर शानलोंग सिटी में छुप कर जाओ और वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करो और देखो कि इस पीस टॉक को कौन रोकने की कोशिश करता है। अगर एक मर्तबा ये सिचुएशन चेंज हो गई तो फिर शानलोंग सिटी पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सारे लोग एक जगह जमा होकर बहुत सारे फल फ्रूट्स और कुछ एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स को एक जगह रखकर किसी को पुकार रहे होते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग तो योंगजियांग रिवर से बिलोंग करते थे और कुछ लोग थे जो कि डाशू के अलग अलग विलेजेस से वहां पर आए थे। जिसके बाद अचानक से पानी में से कोई चीज बाहर निकलने लगती है और जिसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो जायंट चीज कोई और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली होती है, जिसे देखते ही मोशन पहचान जाता है और वो कहता है कि ये तो वही सी मॉन्स्टर है जो कि उस शिप में बंधा हुआ था। उस जनरल किन ने इसे अपने शिप के साथ बांधकर हजारों किलोमीटर दूर तक बहुत ही जल्दी सफर कर लिया था। और फिर ग्रैनी उसे बताती है कि हम लोग इस जायंट मॉन्स्टर को बहुत सारा खाना खिलाएंगे और उसके बदले में फिर ये हमें यहाँ से दूर तक लेकर जाएगा। हमारे डाशू में इसी तरह का ही लेन देन होता है, कुछ हासिल करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वो सब के सब लोग उस जायंट मॉन्स्टर के ऊपर बैठ जाते हैं और वो मॉन्स्टर फिर उन लोगों को सीधा उस ड्रैगन सिटी की तरफ लेकर जा रहा होता है। उसके ऊपर अलग अलग लोग बैठे हुए होते हैं जिनमें ग्रैनी सी, ब्लाइंड ग्रैंडपा और मोशन वो तीनों भी मौजूद होते हैं। वो जायंट फिश उन्हें फिर उस विलेज से काफी तेजी के साथ दूर ले जाना शुरू करती है और मोशन कहता है कि बाहर के लोगों के लिए ये जगह सबसे ज्यादा खतरनाक और ट्रेजर से भरी हुई जगह है, मगर हमारे लिए ये जगह एक पीसफुल घर जैसी चीज है। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं यान कांगो के लोगों को डाशू पर कब्जा करने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये कहने के साथ हम देखते हैं कि वो लोग बहुत ही तेजी से योंगजियांग रिवर से होते हुए सीधा ड्रैगन सिटी के पास पहुंचते हैं तो वहां पे मौजूद एक बंदा कहता है कि जरा वहां देखो, हम लोग ड्रैगन पैलेस के पास पहुंच गए हैं। उस जगह को देखकर मोशन को याद आता है कि अच्छा तो ये है वो फॉर्मर ड्रैगन पैलेस जो कि अब शानलोंग सिटी बन चुका है। वो जायंट फिश एक बहुत बड़ी शिप के पास आकर रुक जाती है और वहां पर मोशन को दिखाई देता है कि ये शिप तो वही यान कांगुओ
के जनरल की है, जिन्होंने कल हम लोगों के ऊपर हमला किया था। इसका मतलब ये है कि ये लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये कहने के बाद वो लोग जैसे ही पैलेस की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई होती है और मोशन जैसे ही ग्रैनी के साथ वहाँ पर जाता है तो उसे वहीं पे ही रोक दिया जाता है और एक जनरल उससे आकर कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम बीच रास्ते में क्यों आए हो, उन लोगों को आगे आने दो जिनका लेवल सुपरनेचुरल रियलम से ऊपर का है। इतना कहने के बाद एक छोटा सा वॉरियर वहाँ पर आता है तो वो लोग उसे वहाँ पर वेलकम करते हैं और कहते हैं कि आपको हम लोग यहाँ पर वेलकम करते हैं, आप तो हमारे सबसे अच्छे गेस्ट में से हैं। ये देखकर तो मोशन को गुस्सा आता है कि वो लोग जा रहे हैं और हमें रोका जा रहा है, मगर फिर ग्रैनी उसे बताती है कि तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ। मगर मोशन कहता है कि हम लोग भी तो अच्छे कल्टीवेटर्स हैं और हमारे पास भी अच्छा लेवल है, तो फिर हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। मगर ग्रैनी उससे कहती है कि मैंने बहुत कुछ प्लान कर रखा है, हम लोग इतनी आसानी से हम लोगों की तरह नहीं जाएंगे, हम लोग तो यहाँ पर चीफ गेस्ट की तरह जाएंगे और फिलहाल तुम यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है इसे भूल जाओ। यहाँ पर बस लो लेवल और हाई लेवल को मेंशन किया जा रहा है और जितने भी हाई लेवल के कल्टीवेटर्स हैं उन्हें पहले अंदर जाने दिया जाएगा और हमारी बारी आखिर में आएगी, क्योंकि हम लोग लो लेवल के कल्टीवेटर्स हैं। पर एक मर्तबा अगर मैं अपनी ये स्किन उतार दूं उसके बाद फिर देखना कि ये लोग मुझे यहाँ से अंदर जाने कैसे देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वहां पर गेस्ट आते जा रहे होते हैं और वक्त भी तेजी से गुजरता जा रहा होता है, यहाँ तक कि अब वहां पे खड़े खड़े मोशन को पूरा दिन गुजर गया था, यहाँ तक कि अब रात होने वाली थी और रात का मतलब है वहां पर अब डार्कनेस आने वाली है। मगर जैसे ही वहां पर डार्कनेस होती है तो अचानक वहां पर मौजूद ड्रैगन पिलर्स में से कुछ रोशनी निकलने लगती है और वहां पे मौजूद एक क्रिस्टल जो कि तेजी से चमकना शुरू करता है तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैल जाती है और पूरे के पूरे जानलॉन्ग सिटी में हर तरफ रोशनी होती है और सब लोग फिर एक दूसरे को क्लियरली देख भी पा रहे होते हैं और मोशन ये नजारे देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और ग्रैनी से कहता है कि आखिर ये क्या चीज है, तो ग्रैनी उसे बताती है कि ये एक स्टार स्टोन है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर डेमोनिक कल्ट सेक्ट के बहुत सारे हॉल मास्टर्स भी मौजूद होते हैं और दूसरी तरफ ग्रैनी उसे बता रही होती है कि एंशिएंट टाइम में जब यहाँ पर डार्कनेस हुआ करती थी तो जानलॉन्ग सिटी के लोगों ने फिर ऐसे बहुत सारे स्टोन्स इकट्ठे करना शुरू कर दिए जो कि अंधेरे में चमका करते थे और उनकी चमक की वजह से डार्कनेस कभी भी यहाँ पर नहीं आती थी। और उस टाइम का जानलॉन्ग जब डिसअपियर हो गया था तो उसके बाद फिर यहाँ के लोगों ने इस जगह को शानलॉन्ग कहना शुरू कर दिया था। उसके बाद से लेकर अब तक इस जगह को शानलॉन्ग कहा जाता है, यानी कि ऐसा शहर जो कि कभी भी नहीं सोता, यानी यहाँ पे हर वक्त लोगों की चहल पहल चलती रहती है और हर वक्त लोग जागते रहते हैं और मार्केट्स खुली रहती हैं। अनकांगो ने इस शहर को चुना है, शायद वो यहाँ से कोई बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हासिल करना चाहता है। हो सकता है कि वो डार्कनेस को रोकने के लिए इस शहर में मौजूद सारे के सारे स्टार स्टोन्स लेना चाहता हो। इतने में फिर ब्लाइंड ग्रैंडपा रुक जाता है और वो कहता है कि मेरे ख्याल से हमें अब आगे जाने के बजाय अलग अलग हो जाना चाहिए और अलग अलग जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। ये कहने के बाद वो ग्रैनी को बताता है कि मैं यहाँ पर सबसे पॉपुलर जगह में जाना चाहता हूँ। उसके सामने एक बार होता है और वो सीधा उस बार की तरफ चला जाता है, जिस पर ग्रैनी गुस्से में कहती है कि देख लेना ये फिर से हार कर आएगा। मगर फिर वो मोशन से कहती है कि मैं जाकर किसी को ढूंढ कर लाती हूँ, तब तक तुम जाकर मार्केट्स में अपने काम की कोई चीज देखो और थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन भी कर लेना। ये कहकर ग्रैनी फिर वहां से एक और डायरेक्शन की तरफ चले जाती है और मोशन मार्केट्स की तरफ चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मोशन ने वहां पर कोई चीज बेची थी जिसकी वजह से उसने काफी पैसे कमा लिए थे और वो ये देखकर हैरान होता है कि यहाँ पर इतनी रात हो गई है और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मली ऑपरेट हो रहा है। लगता है कि शायद यान कांगो ने अभी तक कोई भी बड़ी चाल नहीं चली है। मगर उसे एक बात समझ में नहीं आ रही होती कि डाशू वो तो एक रेड कॉन्टिनेंट है और वहां पे जानलॉन्ग सिटी के लोग अभी तक ड्रैगन कॉइन्स को यूज किया करते हैं। मगर फिर वहां पर उसकी नजर एक शॉपकीपर पर पड़ती है जो कि कुछ सामान बेच होता है और उसे वहां पर कुछ चीजें नजर आती हैं तो वो उन्हें अपनी डिवाइन आइज के जरिए चेक करता है। उसे वहां पर कुछ सोर्ट्स दिखाई देती हैं और एक साइड पे कुछ और बंदा कुछ जार्स बेच रहा होता है तो वो फौरन से उन जार्स की तरफ चला जाता है और वहां पे पड़ा हुआ एक मिट्टी का जार उसे काफी पसंद आता है तो वो उसे उठा लेता है और फिर वहीं पे ही हमें उस प्रिंसेस को भी दिखाया जाता है जो कि यान कांगो के जनरल के साथ मौजूद थी। वो मोशन के बारे में कहती है कि ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ उन लोगों को इन्वाइट किया गया है
है जो कि सुपर नेचुरल रियलम से ऊपर के हैं, यानी कि ये लड़का भी सुपर नेचुरल रियलम से ऊपर का ही होगा। मगर लगता है कि शायद इसे चीजों की काफी अच्छी पहचान है। मगर वहीं पे ही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो खाने के लिए ही परेशान था, वो वहां पे मौजूद लोगों से मदद मांग रहा होता है और कहता है कि मेरे बच्चे काफी दिनों से भूखे हैं, इसीलिए मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। मेरे बच्चे इस वक्त बहुत ही छोटे हैं, ये जब बड़े हो जाएंगे तो मैं इनके जरिए पैसे कमा कर तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। मगर वो बंदा साफ साफ मना कर देता है और वहां पे फिर मोशन आता है। वो इस बंदे की सिचुएशन को देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वहां पे प्रिंसेस भी ये सब कुछ देख लेती है तो उसे भी इस पर अफसोस होने लगता है। और वहां पे खड़ी हुई उस प्रिंसेस की वो गार्डियन कहती है कि ये जिंदगी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, यहाँ पर इंसान की जिंदगी से पैसा ज्यादा अहम है। अगर हम लोग इन लोगों के लिए कुछ ऐसा काम कर दें कि जिसकी वजह से इन लोगों को कभी भूख से किसी का मोहताज ना होना पड़े तो फिर ये सब कुछ बेहतर हो जाएगा। मगर अचानक फिर वो प्रिंसेस कहती है कि सिस्टर जिन्यांग मुझे कुछ पैसे चाहिए। ये कहने के बाद वो उस गरीब बंदे को कुछ पैसे दे देते हैं और मोशन ये देखकर थोड़ा सा सरप्राइज होता है और वो लड़की फिर वहां पर आकर उस गरीब बंदे से कहती है कि ये पैसे तुम रख लो और हाँ, इसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, पर बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम थोड़ा सा मेहनत करना सीखो और अपने बच्चों को पाल पोस कर खुद से बड़ा करो, ना कि इन्हें हर एक के आगे ले जाओ और इनसे भीख मंगवाओ। ये देखकर मोशन कहता है कि अरे वाह, तुम तो वही मोटी लड़की हो ना जो कि उस वक्त यान कांगो शिप में मौजूद थी। ये सुनते ही वो प्रिंसेस शर्माने लगती है और कहती है कि ये लड़का पागल है क्या, ये मुझे मोटी क्यों कह रहा है। वो मोशन से कहती है कि मैं अपनी रॉयल फैमिली की 7th प्रिंसेस हूँ, इसीलिए सब लोग मुझे 7th प्रिंसेस कहते हैं। ये सुनकर उसे लगा कि शायद मोशन थोड़ा सा डर जाएगा और उससे इज्जत से बात करेगा, मगर मोशन कहता है कि तुम प्रिंसेस भी हो और मोटी भी हो, इसीलिए लोग तुम्हें मोटी प्रिंसेस क्यों नहीं कहते, ये नाम तो तुम पर सूट भी करेगा, मोटी 7th प्रिंसेस। ये सुनते ही वो लड़की गुस्से में आ जाती है और इस तरफ जिन्यांग हंसने लगती है क्योंकि काफी टाइम के बाद जाकर किसी ने इस लड़की को इतना चिढ़ाया था। और वहां पर फिर वही लोग आते हैं और उस लड़की का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसने उन लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प की थी। जिस पर मोशन उन लोगों से कहता है कि शैनलॉन्ग सिटी ह्यूमंस को ह्यूमंस की तरह ट्रीट नहीं करता, तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि डाचू में किसी और जगह चले जाओ और वहां पे जाकर अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके खुद से कमाना सीखो और अपनी एक इज्जत की जिंदगी गुजारो। जिस पर वो बंदा कहता है कि मैं समझ गया, अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। ये कहने के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं और मोशन फिर वही जार उस प्रिंसेस को देता है और कहता है कि तुमने मेरे डाशू के लोगों की मदद की है तो इसीलिए ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए है। तो वो प्रिंसेस कहती है कि ये तो सच में एक बहुत ही अच्छा थैंक यू गिफ्ट है, मगर याद रखना कि हम यान कांगो टेरिटरी के लोग कभी भी गिफ्ट वापस नहीं करते। ये कहकर वो वहां से चली जाती है, मगर जिन्यांग वो मोशन को थोड़े से पैसे दे देती है, जिस पर मोशन भी हैरान हो जाता है और वो दोबारा से उन पैसों को उस लड़की की तरफ थ्रो करता है तो वो पैसे वापस उस जार में चले जाते हैं। जिस पर वो प्रिंसेस पीछे मुड़कर देखती है तो मोशन वहां पर कहीं भी नहीं होता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मोशन उस ड्रैगन पैलेस के अंदर जाने के लिए जैसे ही उसकी एंट्रेंस की तरफ जाता है तो वहां पर उसे कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं। उनमें से एक बंदा ब्लैक वैली का एक मॉन्स्टर होता है और उसके पीछे पीछे कुछ और लोग भी होते हैं और वो लोग दिखने में ही ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां पर रंग में भांग डालने के लिए आए हैं। जिसके बाद हमें वहां पर एक स्नेक गर्ल को भी दिखाया जाता है जिसकी आड़ी टेढ़ी चाल को देखकर वहां पे लोग भी हैरान हो जाते हैं। मगर हम लोग वहां पर एक मोटी औरत को भी देखते हैं जो कि टियानमोसेक की थी। वो लोग वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हर जगह फैले हुए होते हैं। जिसके बाद फिर वहां पर एंट्री होती है जनरल किन की। उसके वहां पर आते ही सब लोग बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं और सब लोग बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं और जनरल को वेलकम करने के लिए सिटी लॉर्ड वहां पर खुद से आता है और सिटी लॉर्ड उनसे कहता है कि यहाँ पर आज 3 अलग अलग ग्रुप्स एक दूसरे के अगेंस्ट बैठने वाले हैं, मगर उम्मीद है कि यहाँ पर कोई भी लड़ाई नहीं होगी। ये कहने के बाद वो उसे वेलकम कहता है और कहता है कि आप भी प्लीज अंदर आ जाइए। और वहां पे मौजूद वो ब्लैक वैली वाला बंदा कहता है कि सिटी लॉर्ड, आखिर वो डिमोनिक कल्ट सेक्ट के मास्टर की वाइफ कहाँ है? उसने ही ये सारी मीटिंग ऑर्गेनाइज की है और वो यहाँ पर खुद आई ही नहीं। तो सिटी लॉर्ड उससे कहता है कि थोड़ा सा इंतजार कर लो, वो हमारी आज की चीफ गेस्ट हैं, इसीलिए वो बस थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाली होंगी। और वहां पर मोशन सुनता है कि ये लोग किसी टियानमोसेक के लीडर की वाइफ की बात कर रहे हैं, जिस पर उसे थोड़ा सा हैरानी होती है कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्या चीज प्लान कर रहे हैं। इतने में अचानक फिर वहां पर टियानमोसेक के मास्टर की वाइफ अपीयर होती है और वहां पर हर जगह फिर बहुत सारे फूलों के पत्ते बिखर जाते हैं और सब लोग बिल्कुल हैरान होकर उस लड़की की तरफ देखना शुरू करते हैं जो कि
दिखने में ही बहुत ही खूबसूरत होती है। उसके वहां पर अपीयर होते ही सब लोग बस एक ही बात कह रहे होते हैं कि आखिरकार 40 साल के बाद ग्यानमोसेक के लीडर की वाइफ अपीयर होने वाली है। इतने सालों से किसी ने भी इसे नहीं देखा था। उस लड़की की खूबसूरती पर सब लोग उसके दीवाने हो जाते हैं, मगर ये लड़की असल में ग्रैनी सी है। उसे देखकर तो मोशन के भी होश उड़ गए थे। जिसके बाद ग्रैनी सी वो वहां पर आकर सिटी लॉर्ड से कहती है कि कहीं मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया। इसकी आवाज सुनते ही मोशन कहता है कि मैंने ये आवाज पहले भी सुनी है। उसे याद आता है कि जब उसके घर में डिमोनिक कल्ट से क्या एक वॉरियर आया था तो उस वक्त ग्रैनी सी ने यही वॉइस यूज की थी। और दूसरी तरफ फिर हमें वहां पर एक और लड़की को दिखाया जाता है। वो कहती है कि मैं समझ रही थी कि मैं इस दुनिया में सबसे खूबसूरत हूँ, मगर ये लड़की तो गजब की खूबसूरत है। इसकी ब्यूटी के आगे तो शायद मैं भी कुछ नहीं। और वहां पे मौजूद एक ओल्ड मैन कहता है कि आखिर इतनी खूबसूरती इस दुनिया में एग्जिस्ट कैसे कर सकती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे चांद के आगे कोई सफेद बादल आ गया है, जिसकी वजह से चांद भी डिसअपियर हो गया है। ये लड़की ऐसे मक्खन की तरह चल रही है कि जैसे कोई हवा का झोंका हो। और फिर वहां पर ग्रैनी सी सिटी लॉर्ड के पास जाकर खड़ी हो जाती है तो सिटी लॉर्ड उसे वहां पर वेलकम करता है और कहता है कि आपने आकर हमारे इस सिटी में 4 चांद लगा दिए। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आज मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान बन गया हूँ। और इस तरह फिर अचानक से मोशन को याद आता है कि ग्यानमोसेक के लीडर की वाइफ तो ग्रैनी है। इसका मतलब यह है कि ये खूबसूरत लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी ही ग्रैंड माँ है। और वो मैजिक बुक वो भी मेरी ही ग्रैंड माँ के पास होनी चाहिए। पर समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ग्यानमोसेक के मास्टर की कितनी बीवियां थी और उनमें से कौन सी वाली बीवी के पास वो बुक है। और इस तरह सिटी लॉर्ड कह रहा होता है कि मिस यूयो आखिरकार 40 साल के बाद जाकर आपके दर्शन हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने सब लोगों को मेरे शानलोंग सिटी में इसीलिए इनवाइट किया है ताकि आप यहाँ पर सब लोगों को अपने मैजिक स्किल्स दिखाना चाहती हैं। और मैं तो आपके जैसे मैजिक स्किल्स को सीखने के लिए काफी लंबे टाइम से कोशिश कर रहा हूँ। लगता है कि आज आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। आप अंदर आ जाइए, मैंने आपके लिए एक स्पेशल जगह बनवाई है। आप आ जाइए, अंदर बैठकर बात करते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हैं। ये कहने के बाद ग्रैनी सी मोशन को इग्नोर करके वहां से चले जाती है और पीछे खड़े हुए लोग वो बस ग्रैनी सी को देखते ही रह जाते हैं। और वहां पर हमें ग्यानमोसेक की उस छोटी लड़की को भी दिखाया जाता है, वो भी वहां पर मौजूद थी। और इस तरफ मोशन कहता है कि ग्रेट जेड सूत्रा और ग्रेट डीमन लीडर वाइफ, इन दोनों का आखिर इस शानलोंग सिटी के साथ क्या लेना देना है। ये मीटिंग बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे जल्द से जल्द इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी होगी ताकि मैं पता लगा सकूं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। इतने में उसे वहां पर एक नोटिस बोर्ड दिखाई देता है जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली अंदर जाने का रास्ता मिल गया है। वो उस नोटिस बोर्ड को देखकर कहता है कि मुझे इन वेपन्स के बस नाम बताने होंगे, उसके बाद मुझे यहाँ पर 100 ड्रैगन कॉइन दिए जाएंगे। वो वहां पर जाने के बाद उन लोगों से कहता है कि मैं भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, मगर वहां पे मौजूद एक सोल्जर कहता है कि इस कंपटीशन के लिए जगह फुल हो चुकी है, इसीलिए तुम कल सुबह आना। ये सुनकर मोशन उदास होकर वहां से जाने लगता है तो अचानक से लिंग्यू उसे पुकारती और कहती है कि क्या तुम अंदर जाना चाहते हो, फौरन से यहाँ पर आ जाओ। लिंग्यू को वहां पर देखकर मोशन कहता है कि तुम कौन हो। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है कि अभी कुछ देर पहले ही तो हम लोग इससे मिले हैं और मैंने इसे बताया भी है कि मैं 7th प्रिंसेस हूँ और ये मुझे इतनी जल्दी भूल गया। मगर जैसे ही मोशन वहां पर आता है तो वो बताती है कि मेरा नाम लिंग यू शुई है, मेरे पास एक अच्छा नाम है और काफी टैलेंट भी है। मुझे बताओ कि क्या तुम मुझे मोटी कहोगे। तो मोशन उसे गौर से देखता है और कहता है कि तुम्हारे चेहरे को देखो तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल राउंड शेप का है, यानी कि तुम्हें मोटा कहना गलत नहीं है। ये सुनकर वो लड़की फिर से गुस्सा हो जाती है और मोशन से कहती है कि तुम ये अपनी एक्टिंग करना बंद करो। ये सुनकर मोशन कहता है कि ये लड़की सच में बहुत ही अजीब है, पर ऐसा लग रहा है कि शायद ये कुछ जानी पहचानी है। वो प्रिंसेस कहती है कि तुम इस हाउस में अंदर जाना चाहते हो ना, ठीक है तो फिर मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें ले जाती हूँ। ये कहने के बाद वो उसे एक सीक्रेट जगह से उस पैलेस के अंदर लेकर चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस ड्रैगन पैलेस के अंदर सभी लोग बैठे हुए होते हैं जो कि अलग अलग सिटीज से आए हुए होते हैं। और वो प्रिंसेस जैसे ही मोशन को अंदर लेकर जा रही होती है तो अचानक वहां पे मौजूद गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं, जिस पर वो प्रिंसेस फिर जनरल किन को इशारा करती है तो जनरल किन उसे देखकर काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है और फिर ना चाहते हुए भी उसे सिटी लॉर्ड को कहना पड़ता है कि ये लोग मेरे साथ हैं, इसीलिए इन्हें भी अंदर आने दीजिए। ये सुनकर सिटी लॉर्ड कहता है कि अगर जनरल किन इन लोगों को जानता है तो फिर हमें कोई इशू नहीं। ये कहने के बाद वो सोल्जर फिर उनका रास्ता छोड़ते हैं तो मोशन उस लड़की के साथ आकर एक जगह बैठ जाता है, मगर वो सिटी लॉर्ड मोशन को काफी घूर घूर कर देख रहा था और दूसरी तरफ मोशन पीछे पलटता
है तो जनरल केन उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था कि जैसे वो उसे कच्चा चबा जाएगा। ये देखकर तो मोशन भी हिल जाता है और कहता है कि यान कांगो जनरल भी यहाँ पर मौजूद है। तो फिर प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर जरा संभल कर रहना चाहिए। वो जो सामने तुम्हें बंदा दिखाई दे रहा है वो शेंडुआन पीक का एक मास्टर है और ये जो काला मॉन्स्टर तुम्हें नजर आ रहा है ये डार्क वैली का एक पावरफुल वॉरियर है। तुम चाहो तो इसे काला सांड भी कह सकते हो। और इस तरफ जो तुम्हें वो लेडी नजर आ रही है ये मिसेस हुआंग लियान है। ये सारे के सारे अपने अपने सिटीज के और अपने माउंटेन्स के फेमस कल्टीवेटर्स हैं। और जहां तक बात लॉर्ड फू युंडी की है तो वो यहाँ पर सबसे बिल्कुल अलग हैं। उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने लाइफ एंड डेथ रियलम को भी अचीव कर लिया है जो कि सबसे रेयर है। यहाँ पे अभी तक कोई भी बंदा इस लेवल तक नहीं पहुंचा है। तो मोशन कहता है कि अच्छा तो तुम अपने बारे में बताओ कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। तो फिर वो लड़की कहती है कि मेरी आइडेंटिटी मैं बस तुम्हारी सेवियर हूँ। इतने में वो ब्लैक कल्टीवेटर गुस्से में आकर कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने हमें यहाँ पर सिर्फ वाइन पीने के लिए नहीं बुलवाया। तो फिर ग्रेनी उन लोगों से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सब लोगों ने ग्रेट जेड सूत्रा का नाम सुना होगा और तुम लोग उसे हासिल भी करना चाहते हो क्योंकि उस जेड सूत्रा के जरिए ही तुम लोग गॉड बन सकते हो। और मैंने तुम लोगों को इसीलिए ही तो यहाँ पर इनवाइट किया है। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे अलावा यहाँ पर और कौन कौन सा क्वालिफाइड बंदा है जो कि उस जेड सूत्रा को हासिल कर सकता है। ये सुनकर वहाँ पे मौजूद वही ब्लैक कल्टीवेटर गुस्से में भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो ब्लैक जेड सूत्रा अभी भी तुम्हारे पास होगा। ये कहने के बाद वो गुस्से में अपने ब्लैक ईगल बर्ड को समन करता है जिसके बाद वो ग्रैनी को धमकी देते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो बुक तुम हमसे लेकर यहाँ से जा पाओगी। मगर ग्रैनी कहती है कि मैंने कब कहा कि मैं वो बुक तुम लोगों से छीन कर ले जाऊंगी, वो तो मेरे पास पहले से ही मौजूद है। मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि आखिर यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनमें से कौन ऐसा है जो कि उस बुक को हासिल कर सकता है। हो सकता है कि वो यहाँ पे बैठा हुआ कोई ग्रेट मास्टर हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बंदा कोई यान कांगो का स्पेशल गेस्ट हो। मगर फिर जनरल किन कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस इनविटेशन की वजह से आया हूँ, इसीलिए मुझे आपके उस जेड सूत्रा में कोई भी इंटरेस्ट नहीं और मैं उसके लिए बिल्कुल भी यहाँ पे फाइट करने वाला नहीं हूँ। मगर फिर ग्रैनी सीयू कहती है कि अगर वो ग्रेट जेड सूत्रा स्क्रिप्चर यहाँ के सिटी लॉर्ड को मिल गई तो फिर क्या होगा। इस तरह तो फिर सिटी लॉर्ड के पास यान कांग से नेगोशिएट करने के लिए एक अपर हैंड मौजूद होगा। यान कांगो के लोग फिर उसके आगे बिल्कुल कमजोर पड़ जाएंगे। ये बात सुनकर वहाँ पे थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खामोशी से हो जाती है और मिसेज लियांग कहती है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे सिटी लॉर्ड वो यान कांगो के लोगों को बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करना चाहते, वो बस सिर्फ और सिर्फ अपने लिए फायदा ढूंढ रहा है। मगर फिर वही ब्लैक कल्टीवेटर खड़ा हो जाता है और कहता है कि यान कांगो और शियानलोंग सिटी का लॉर्ड दोनों ही आपस में मिले हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दोनों ही वो स्क्रिप्चर आपस में बांटने वाले हैं। ये कहने की ही देर थी कि अचानक वो पीछे मुड़ता है तो पीछे सिटी लॉर्ड अपने एक जायंट बीस्ट फॉर्म में उसके सामने आ जाता है जिस पर वो बंदा भी बिल्कुल हक्का बक्का सा रह जाता है। उसे आइडिया भी नहीं था कि उसने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है। और दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड गुस्से में उसकी तरफ देखता है और उसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।